हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट टाइम पर हम लोगों ने मॉडल्स में ट्रायंगल इनइक्वालिटी का डिस्कशन स्टार्ट किया था। हम लोगों ने 2-3 क्वेश्चन भी किए थे ट्रायंगल इनइक्वालिटी पर बेस्ड। तो आज अगेन सबसे पहले हम एक क्वेश्चन लिखेंगे एंड ये क्वेश्चन आप लोग एक बार खुद से ट्राई करेंगे। जैसे एक बार देख लेते हैं कि आपको सारी चीज़ें याद है कि नहीं, सारी कंडीशंस आपको याद है कि नहीं, एंड देन इसके बाद कुछ और क्वेश्चंस करेंगे हम लोग ट्रायंगल इनइक्वालिटी पर बेस्ड। ठीक है, तो अगेन हम सब में डेटा सेम रख रहे हैं ताकि आपको सोचने में थोड़ा आसानी हो। क्वेश्चन नोट करेंगे, खुद से ट्राई करेंगे। ठीक है, जैसे हम लोगों ने 4 क्वेश्चंस किए थे लास्ट टाइम पे, सेम उसी तरीके से, है ना, एग्जैक्टली सेम वैसे ही क्वेश्चन है। तो अगर आपको सारी चीज़ें क्लियर हैं, कंडीशंस क्लियर हैं, दो साइड का सम कब होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू, देन लेस देन इक्वल टू के लिए कंडीशन अलग से हम लोगों ने याद करी है। लेस देन इक्वल टू में लेस देन नहीं पॉसिबल होता है, केवल इक्वल टू ही पॉसिबल हो सकता है, तो उसके करस्पॉन्डिंग हमको आंसर मिलता था। सारा डिस्कशन किया उन्होंने, क्वेश्चंस भी किए, 3 क्वेश्चंस किए थे उन्होंने इस तरह के एग्जैक्टली, है ना। तो चलिए एक बार खुद से ट्राई करिए, कोशिश करिए एक बार एंड आंसर लिखने की कोशिश करिए। चलिए सो नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करिए, ट्राई करिए खुद से। चलिए तो एक एक करके आंसर लिखा जाए इसका। तो अगेन इसको हम एक्स स्क्वायर माइनस 1 को बोल देते हैं कुछ कैपिटल एक्स, और इसको हम बोल देते हैं कुछ कैपिटल वाई। ठीक, इसको ऑब्जर्व करिए कि क्या ये मॉडुलस के अंदर कैपिटल एक्स प्लस कैपिटल वाई लिखा हुआ है। क्या इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 1 आएगा। ठीक, तो चलिए अब पूछा गया है पहले केस में, फर्स्ट पार्ट में, कि दो साइड का सम कब होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू थर्ड साइड। तो कब होता था ये, तो हमेशा होता है ना। इस केस में हो जाएगा स्मॉल x बिलोंग्स टू r, क्योंकि मॉड x प्लस मॉड y की वैल्यू हमेशा ही मॉड ऑफ x प्लस वाई से या तो ग्रेटर देन आती है या तो इक्वल टू आती है। ये लेस देन हो जाए ऐसा पॉसिबल नहीं। सेकंड केस में ही पूछा गया कि इन दोनों का सम कब होगा लेस देन द थर्ड साइड, तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो इस केस में हो जाएगा x बिलोंग्स टू 5। सेम ऐसे ही क्वेश्चन उन्होंने लास्ट टाइम पे किए हुए हैं, बिल्कुल सेम वही चीज़ें, कहीं कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे क्वाड्रेटिक दिख रहा है तो उसके लिए परेशान नहीं होना है, बेसिक कंसेप्ट में कहीं कुछ चेंज नहीं होगा। तो आपको बेसिक कंसेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। फिर यहाँ पर क्वाड्रेटिक लिख दें, क्यूबिक लिख दें, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, जो बेसिक कंसेप्ट है वो तो वैसे ही रहेगा, है। तो हमेशा बेसिक कंसेप्ट को लेकर के चलना है हमको। इसके बाद दो साइड का सम कब होगा, इक्वल टू थर्ड साइड। तो इक्वलिटी के लिए क्या कंडीशन थी कि हम जिसको भी x बोल रहे हैं और हम जिसको भी y बोल रहे हैं, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होना चाहिए, ये हो गया हमारा कैपिटल X और ये हो गया हमारा कैपिटल Y, इन दोनों का प्रोडक्ट होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक, अब इसको सॉल्व किया जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो वेरी कर्व, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 फैक्टराइज हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 तो फैक्टराइज होगा नहीं, तो क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक की केस में क्या करते थे, इसके रूट्स रियल नहीं है, तो जब रूट्स रियल नहीं होते थे
तो फिर ऐसे टर्म का नंबर लाइन पर वैल्यूज मार्क करते समय कोई रोल नहीं होता। उन्होंने सारा डिस्कशन किया हुआ है ना। अब इसका नंबर लाइन पे वैल्यू मार्क करते समय कोई रोल नहीं है। तो वैल्यू जब हम मार्क करेंगे तो केवल हमको दो वैल्यूज मिलेंगी, एक -1 और एक यहाँ से +1। दोनों का पावर ऑड, दोनों पे ही एक्सप्रेशन 0। 1 से बड़ी वैल्यू ले लेते हैं 2, पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव। और जब क्वाड्रेटिक के रूट्स रियल नहीं होते थे तो उसका साइन फिक्स हो जाता था, और साइन किस पे डिपेंड करता था, तो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट पे डिपेंड करता था। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कैसा है, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो ये टर्म कैसा हो गया, ऑलवेज पॉजिटिव हो गया। तो 1 से बड़ी वैल्यू लेने पर ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, एंड ये पूरा एक्सप्रेशन भी कैसा रहेगा, हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये ऑलवेज पॉजिटिव हो गया, ठीक। ऑड पर साइन चेंज, ऑड पर साइन चेंज, ये नेगेटिव पॉजिटिव। तो हमको क्या पूछा गया था, ये हमको क्या बताना था कि ये कहाँ पर होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो कहाँ कहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिख रहा है वो लिख दिया जाए। तो x बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनाइट, ये आंसर हो गया। x बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनाइट। वेवी कर्व क्लियर होना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन उन्होंने किए हुए वेवी कर्व में, है ना, कुछ नया नहीं है इसमें। यहाँ पर कंडीशन क्लियर होनी चाहिए कि दो साइड का सम इक्वल टू थर्ड साइड है ना, मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस y की कंडीशन क्या थी कि हम जिसको भी x मान रहे हैं, जिसको भी y मान रहे हैं, इसका प्रोडक्ट होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फिर सॉल्व करके जो x आएगा उसको रिपोर्ट करेंगे। इसके बाद आते हैं फोर्थ केस में, ठीक। तो फोर्थ केस में पूछा गया कब होगा लेस देन और इक्वल टू 0। ये सारी चीज़ें डिस्कस की हुई हैं ऑलरेडी, लेस देन और इक्वल टू। तो लेस देन तो पॉसिबल ही नहीं है, तो यहाँ पर केवल इक्वल टू पॉसिबल हो सकता है, और जब इक्वल टू होगा तो क्या आंसर आता है, क्या कंडीशन हो जाती है, तो सेम वही चीज़ फिर अगेन यहाँ रिपीट करना आपको, है ना। तो इसका भी आंसर सेम वही आ जाएगा जो इसका आ रहा है, क्योंकि लेस देन तो पॉसिबल नहीं है, इक्वल टू ही पॉसिबल है। और इक्वल टू के लिए कंडीशन होती है कि जिसको भी x कह रहे हैं, जिसको भी y कह रहे हैं, x और y का प्रोडक्ट हो जाना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो सेम वही आंसर आ जाएगा यहाँ पर जो थर्ड वाले पार्ट का था। यहाँ पे भी हमको मिल जाएगा x बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनाइट। क्लियर हो गया, ठीक। सेम ऐसे ही उन्होंने क्वेश्चंस किए हैं लास्ट पे, इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखिए इसका हम यहाँ पे आंसर लिख देते हैं, x बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनाइट। इसका भी आंसर हम इधर लिख देते हैं, सेम आंसर ही आ रहा है। अब पिछले लेक्चर में भी अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो हम लोगों ने सेम ऐसे ही क्वेश्चंस किए हैं, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, यही 4 केसेस हम लोगों ने हर जगह लिए। हमने 3 सेट ऑफ क्वेश्चंस किए थे, बट सभी में जो केसेस थे वो ऐसे ही केसेस थे। एक केस अभी तक हम लोगों ने इसमें नहीं लिया था, तो उन्होंने जब पिछली बार डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में, तो उसमें भी वो केस नहीं लिया था, तो वो केस अब डिस्कस करेंगे। एंड इसमें बहुत गलती करते हैं, इसको बहुत ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। अगर आप पिछला लेक्चर देखिए तो पिछले लेक्चर में भी दो साइड का सम ग्रेटर देन मॉड x प्लस मॉड ऑफ y ग्रेटर देन मॉड ऑफ x प्लस वाई, ऐसा हम लोगों ने किसी क्वेश्चन में सॉल्व नहीं किया था। हम लोगों ने हर क्वेश्चन में अभी यही 4 केस सॉल्व किए थे, क्योंकि ये चारों सोचना थोड़ा सा आसान है, इसमें थोड़ा सा गलती करते हैं, इसलिए इसको हमने लास्ट लेक्चर में नहीं डिस्कस किया। बट अब अगर हमको ये चारों एकदम क्लियर है तो अब हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो पहले आपको ये एकदम क्लियर हो जाना चाहिए, ये तो डायरेक्ट हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू हमेशा होता है, लेस देन हो नहीं सकता है, इक्वल टू के लिए डायरेक्ट कंडीशन है, और लेस देन इक्वल टू में भी लेस देन पॉसिबल नहीं, तो केवल इक्वल टू ही बच गया, तो इक्वल टू के अगेन कंडीशन डायरेक्ट है, उस कंडीशन से सॉल्व करके हमको x मिल जाएगा। तो ये चारों केसेस बेसिकली एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है ना, इसमें बहुत दिमाग नहीं लगाने की जरूरत है। एक बार हमको कंडीशन क्लियर हो गई तो हम इसको हर क्वेश्चन में इसको हम लोग बहुत आराम से कर सकते हैं। अब आते हैं इस पे, ठीक,
अब इसको बहुत ही ध्यान से सुनेंगे और बहुत ध्यान से समझेंगे, ठीक। अब हमसे पूछा गया है कि दो साइड का सम कब होगा ग्रेटर देन थर्ड साइड। तो हमको ये चीज़ पता है कि या तो ग्रेटर देन होता है या तो इक्वल टू होता है, यही दोनों चीज़ें पॉसिबल, और कुछ पॉसिबल नहीं। लेस देन तो हो ही नहीं सकता, ये तो पॉसिबल ही नहीं होता है। या तो ग्रेटर देन होता है या तो इक्वल टू होता है, ठीक। हम ये दोनों केसेस भी हटा देते हैं। और जब आप कहते हैं कि ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो ये कब होता है? ये तो हर जगह होता है, हर एक्स पे, ठीक। तो मान लीजिए ये हमारी नंबर लाइन हो गई, माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट, ठीक। अब आप यहाँ से कोई भी एक्स ले लीजिए, कोई भी एक्स, स्मॉल एक्स, कोई भी आप एक्स लेंगे और उसको जब हम यहाँ पुट करेंगे तो हमको हमेशा रिजल्ट क्या मिलेगा? या तो ग्रेटर देन मिलेगा या तो इक्वल टू मिलेगा, बिकॉज दिस इज ट्रू फॉर ऑल स्मॉल एक्स विच बिलोंग्स टू आर। इसके लिए बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम कोई भी स्मॉल एक्स पुट करेंगे, ये वाली कंडीशन अगर ग्रेटर देन इक्वल टू वाली बात है तो ये हमेशा ट्रू होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। मतलब हम स्मॉल एक्स की कोई भी वैल्यू लेकर के यहाँ पे पुट करेंगे तो हमेशा जो हमको रिजल्ट मिलेगा वो या तो ग्रेटर देन मिलेगा या तो इक्वल टू मिलेगा। ये बात हमको एकदम क्लियर होनी चाहिए, है ना। हम कोई भी एक्स पुट करेंगे तो जो रिजल्ट आता है वो तो या तो ग्रेटर देन आता है या तो इक्वल टू आता है। लेस देन तो पॉसिबल ही नहीं है। दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो दो साइड का सम आएगा ग्रेटर देन या तो इक्वल टू। अब उन्होंने इक्वल टू वाला फाइंड करना सीखा है कि कहाँ कहाँ पर इक्वल टू होता है, ये हमको पता है। तो इसके लिए उन्होंने क्या आंसर फाइंड किया था कि एक्स अगर हम माइनस इन्फिनाइट से लेकर के -1 तक लें इस इंटरवल में, एंड अगर हम 1 से लेकर के इन्फिनाइट तक लें, मतलब ये वाला इंटरवल का अगर हम कोई भी एक्स लेंगे और यहाँ पे पुट करेंगे इस वाले में एक्सप्रेशन में, ये जो भी एक्सप्रेशन है, तो इसमें क्या होगा? इक्वालिटी होल्ड कर ली। फिर से सुनते हैं, चलिए अभी ऐसे लेके चलते हैं, ठीक। हम आपसे बोल रहे हैं कि चलिए बताइए ये कब होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो आप कहेंगे कि भाई ये तो हर जगह होता है, हम कोई भी एक्स ले लें, दो साइड का सम तो हमेशा ही या तो ग्रेटर देन आता है तो इक्वल टू आता है। कोई भी एक्स रियल नंबर में आप कोई भी एक्स लेंगे तो या तो ग्रेटर देन आएगा या तो इक्वल टू आएगा, ठीक। तो आपसे बोलेंगे कि अच्छा बताइए अगर हमने -10 लिया तो क्या आएगा? ग्रेटर देन आएगा कि इक्वल टू? भाई एक साथ दोनों नहीं होगा ना, या तो ग्रेटर देन आएगा या तो इक्वल टू आएगा। तो अगर हमने -10 लिया मान लीजिए, तो -10 पे हम आपसे पूछेंगे बताइए -10 पे क्या होगा? -10 पे ग्रेटर देन आएगा कि इक्वल टू आएगा, ठीक। तो हम कह सकते हैं कि भाई -10 पर इक्वल टू आएगा। क्यों? क्योंकि इक्वल टू कब हो रहा है ये हमने सॉल्व किया है। किस स्मॉल एक्स पर जाकर के यहाँ पर इक्वलिटी होल्ड कर रही है हमने सॉल्व किया है। तो हमने कहा है कि अगर हम माइनस इन्फिनाइट से -1 के बीच का एक्स लेते हैं या हम 1 से इन्फिनाइट के बीच का कोई भी एक्स लेंगे तो हमको यहाँ पर इक्वलिटी मिलेगी। ये चीज़ हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। इक्वलिटी के लिए हमको कंडीशन पता है कि जो भी x है जो भी y है इसका प्रोडक्ट हम लेते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हमने पूरा सॉल्व किया था, ये हमको आंसर मिला था। तो अब हमको पता है कि ये वो x हो गया जहाँ पे इक्वलिटी होल्ड कर रही है। मतलब इस इंटरवल का अगर हम कोई भी x लेंगे तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी में आपको इक्वल टू मिलेगा। यहाँ से भी अगर हम कोई भी x लेंगे तो हमको क्या मिलेगा? इक्वल टू मिलेगा। क्लियर हो गया? कब होता है दो साइड का सम ग्रेटर देन और इक्वल टू थर्ड साइड? हर x के लिए कोई भी x लेंगे तो साइन या तो ग्रेटर देन आएगा या तो इक्वल टू आएगा। अब उसमें भी इक्वल टू कहाँ है हमको पता है, इक्वल टू के लिए सॉल्व करना जानता है। इक्वल टू कहाँ पर है? तो ये वाला x और ये वाला x, इनके बीच का कोई भी x लेंगे तो इक्वल टू आएगा। तो अब जो x बीच में बच गया है, जो भी x है, अगर आप इनमें से कोई भी x लेंगे तो फिर क्या आएगा? तो उसमें ग्रेटर देन आना चाहिए। भाई ये तो हमको पता है कि हम कुछ भी x लेंगे तो साइन आएगा या तो ग्रेटर देन आएगा या तो इक्वल टू आएगा, लेस देन आ नहीं सकता। ये बात तो हम लोग स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं कि भाई दो साइड का सम या तो ग्रेटर देन होगा या तो इक्वल टू होगा। लेस देन हो जाए ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक। अब चलिए x लेना शुरू करते हैं। यहाँ x लिया तो क्योंकि ये इस वाले इंटरवल को बिलोंग कर रहा है जो कि इक्वलिटी के लिए है, तो मतलब यहाँ से x लेंगे तो इक्वलिटी आएगी, मतलब इक्वल टू आ जाएगा। यहाँ पर इसके लिए भी इक्वल टू आता चला जाएगा, -1 तक इक्वलिटी मिलेगी। बट मान लीजिए हमने जैसे 0 लिया, -1 से 1 के बीच में,
या हमने -1/2 लिया, या हमने 0 लिया, या हमने +3/4 लिया। अब हम यहाँ से कोई भी x लेंगे तो हमको इक्वलिटी तो नहीं मिल रही होगी, क्योंकि इक्वलिटी के लिए कौन सा x आपने लिखा है, आपने बोला है कि भाई आप इस इंटरवल में या इस इंटरवल का x लेंगे तब इक्वलिटी आएगी। तो जिन x पर इक्वलिटी नहीं आ रही है, बहुत ध्यान से सुनेंगे आप, जिन x पर इक्वलिटी नहीं आ रही है तो वहां पर आपको क्या मिलेगा, तो वहां पर ग्रेटर देन मिलेगा। भाई जहां पर इक्वलिटी नहीं आ रही, जिन x के लिए हमको इक्वल टू नहीं मिल रहा है, तो फिर उस पर हमको ग्रेटर देन ही मिलना चाहिए, क्योंकि दो ही पॉसिबिलिटी है। हम कुछ भी x लेंगे तो साइन आने वाला है या तो ग्रेटर देन आएगा और या तो इक्वल टू आएगा। ठीक, जो टोटल x है हमारा, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, हम कोई भी x लेंगे तो या तो हमको ग्रेटर देन मिलेगा या तो हमको इक्वल टू मिलेगा। अब इक्वल टू कहाँ मिलता है ये हमको पहले से पता है, ये हम फाइंड करना जानते हैं। तुमको पता है कि अगर हमने x लिया है ये, तो हमको यहाँ पर इक्वलिटी मिलने लगेगी। तो अब जिन x पर इक्वलिटी मिल रही है उसको रियल नंबर में से हटा दीजिए, उसके अलावा जो भी x अब आपको दिख रहा होगा यही वो x होगा जहाँ पे ग्रेटर देन आएगा। सिंपल सी चीज़ है एकदम, कि भाई किसी भी x के लिए दो ही चीज़ें पॉसिबल है, या तो ग्रेटर देन या इक्वल टू। अच्छा, इक्वल टू कहाँ पे आ रहा है ये फाइंड करना जानते हैं, तो बाकी जो x बच जाएगा उस पर ग्रेटर देन आएगा। भाई दो ही रिजल्ट आ ही सकते हैं, तीसरा रिजल्ट पॉसिबल नहीं, लेस देन तो हो ही नहीं सकता, या तो ग्रेटर देन या इक्वल टू। इक्वल टू कहाँ पे आ रहा है वो हमको पता है, तो उसके अलावा जो भी x बच जाएगा उस पर क्या आ जाएगा, उस पर आ जाएगा ग्रेटर देन। तो अगर अब हमसे पूछा गया कि कब होगा दो साइड का सम ग्रेटर देन, तो आप पहले इक्वल टू के लिए सॉल्व कर लीजिए। इक्वल टू के लिए कंडीशन पता है कि जो भी x है जो भी y है इसका प्रोडक्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करके सॉल्व कर लीजिए, देख लीजिए क्या x आपको मिल रहा है। अब जो x आपको मिल रहा है उसको रियल नंबर में से हटा दीजिए, मतलब जो x बच गया है उसको रिपोर्ट कर लीजिए। तो कौन सा x हमको दिख रहा है, -1 से 1। अब इक्वलिटी लेंगे क्या, यहाँ पर क्लोज लेंगे कि ओपन लेंगे, तो देखिए यहाँ पे क्लोज है, मतलब -1 या +1 आप जब लेंगे तो इक्वलिटी होल्ड कर रही है। हमको इक्वलिटी नहीं चाहिए, हमको तो दूसरी वाली चीज़ चाहिए, हमको रियल नंबर में से इस पूरे को हटा देना है। तो अब ना तो हमको -1 चाहिए ना ही हमको 1 चाहिए, क्योंकि इन दोनों पर तो इक्वलिटी वाली कंडीशन है ना। इक्वल टू के लिए आपने -1 और +1 को इंक्लूड किया है, अब आपको रियल नंबर में से इसको हटा देना है, रियल नंबर में से ये इंटरवल हटा देना है, तो क्या बचेगा, तो ओपन -1 से ओपन 1 का इंटरवल बचेगा। क्लियर हुआ। अगर आप सोचेंगे तो बहुत सिंपल है, कुछ ऐसा बहुत डिफरेंट नहीं है इसमें। दो साइड का सम हमेशा होगा या तो ग्रेटर देन या इक्वल टू। अब इक्वल टू किस x पे हो रहा है हमको पता है, तो इसके अलावा जो भी x बच जाएगा वहाँ पे ग्रेटर देन होगा, क्योंकि दो ही चीज़ हो ही सकती हैं। इस ट्रायंगल इक्वलिटी के फर्स्ट स्टेटमेंट में दो ही बातें होती है, या तो ये आएगा या तो रिजल्ट आएगा। आप x को कुछ भी पुट कर लीजिए, पूरा रियल नंबर में से कुछ भी पुट कर लीजिए, या तो ये आएगा या तो ये आएगा। तो पूरे रियल नंबर में कहाँ कहाँ पर इक्वलिटी होल्ड कर रही थी वो हमको पता है, तो रियल नंबर में इसके अलावा अब जो भी x होगा वहीं पर तो ग्रेटर देन आएगा। आई थिंक ये बात सबको क्लियर हो जानी चाहिए। दो ही चीज़ें हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू। इक्वल टू कहाँ पे है हमको पता है, फाइंड करना जानते हैं, रियल नंबर में से इसको हटा देंगे, जो x बच गया है वहीं पर आएगा ग्रेटर देन। क्लियर होगा, ठीक। चलिए तो हम लोग इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम जो भी क्वेश्चन लिखेंगे उसमें हम ये पांचों केसेस लिखेंगे, मतलब 5 केसेस में से ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, लेस देन एंड इक्वल टू। 5 केसेस हो गए ओवरऑल। दो साइड का सम ग्रेटर देन इक्वल टू पूछा जा सकता है, कब ग्रेटर देन पूछा जा सकता है, लेस देन इक्वल टू पूछा जा सकता है, लेस देन पूछा जा सकता है, या सिंपल इक्वल टू पूछा जा सकता है। तो जितने भी क्वेश्चंस करेंगे उसमें ये पांचों केसेस करेंगे। अगेन क्वेश्चन हम लिखेंगे, उसके बाद आप नोट करेंगे, वीडियो पॉज करेंगे, खुद से ही ट्राई करेंगे, खुद से ही।
क्वेश्चन को नोट करिए, वीडियो पॉज करिए, खुद से ट्राई करिए। ठीक, क्या चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगाने के लिए आपको पहले क्वेश्चन को ऑब्जर्व करना होगा कि क्या वहाँ पे ट्रायंगल इनइक्वालिटी आप लगा भी सकते हैं, क्या आपका क्वेश्चन उस फॉर्मेट को फॉलो कर रहा है कि एक तरफ मॉड x हो प्लस मॉड y हो एंड दूसरी तरफ मॉड के अंदर x प्लस वाई हो। दो स्टेटमेंट से ध्यान रखेंगे, है ना। एक ऐसा था मॉड x प्लस मॉड y एंड इस तरफ था मॉड के अंदर x प्लस वाई। फिर यहाँ पर जो पूछा गया होगा साइन, उसके हिसाब से अलग अलग केसेस में आंसर रिपोर्ट करेंगे, बट फॉर्मेट ऐसा है ना। और दूसरा स्टेटमेंट भी उन्होंने डिस्कस किया था जिसका फॉर्मेट कुछ ऐसा था, दो साइड का डिफरेंस एंड इधर था थर्ड साइड। ठीक, तो अब आपको पहले तो ये देखना होगा कि क्या ये क्वेश्चन जो भी है क्या ये इनमें से किसी भी एक फॉर्मेट को फॉलो कर रहा है। पहली चीज़, अगर ये किसी एक फॉर्मेट को फॉलो करेगा तो ही हम उसके बाद इसमें ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगाने के लिए सोचेंगे। अगर ये उस फॉर्मेट को फॉलो नहीं कर रहा है तो फिर तुमको केसेस बना के प्रोसीड करना होगा। तो एक बार बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे पहले कि यहाँ पर हम ट्रायंगल इनइक्वालिटी का क्या इन दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं क्या, और अगर कर सकते हैं तो कौन सा, पहला वाला जो अभी तक हम लोग यूज़ करते आए थे या दूसरा वाला, यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट लगेगा। ठीक, और फिर उसके बाद जो पूछा गया होगा साइन, उसके हिसाब से आंसर अलग अलग केसेस में अलग अलग रिपोर्ट करेंगे। ठीक, बट पहले तो फॉर्मेट आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी होगा। क्वेश्चन में ये देख करके समझ पाना कि क्या इसमें ट्रायंगल इनइक्वालिटी लग भी रही है या नहीं। तो आपके पास दो फॉर्मेट्स हैं, दो स्टेटमेंट्स हैं, क्या उनमें से किसी में भी फिट बैठ रहा है वो देखिए पहले आप। तो खुद से ट्राई करिए, खुद से एक बार दिमाग लगाइए, खुद से सोचिए कि इनमें से कौन सा लग सकता है, अगर लग सकता है तो। ठीक, एंड फिर उसके बाद कोशिश करिए आंसर रिपोर्ट करने की। और अगर नहीं लगेगा दोनों में से कोई भी, तो केसेस बनाने के अलावा हमारे पास और कोई दूसरा तरीका नहीं है। ठीक, चलिए ट्राई करेंगे खुद से। वीडियो पॉज कर लीजिए, ट्राई करिए। चलिए इसको देखते हैं। पहली चीज़ तो ये कि देखा जाए इसमें से किसको फॉलो कर रहा है, फर्स्ट या सेकेंड। अब फर्स्ट में क्या है कि एक तरफ मॉड x प्लस मॉड ऐसा होना चाहिए, मॉड ऑफ सम x, देन बीच में प्लस है, दोनों क्वांटिटीज के बीच में प्लस है, एंड यहाँ माइनस लगा है। तो पहला वाला तो ऐसे रिजेक्ट हो गया कि अभी आप इसमें पहला वाला नहीं लिखा सकते। यहाँ पे प्लस होता तो हम सोच सकते थे कि भाई मॉड ऑफ x है प्लस मॉड ऑफ y है, फिर इधर देखते दोनों को ऐड करके आ रहा है नहीं आ रहा है किस तरह से। बट यहाँ तो प्लस है ही नहीं, तो अब यहाँ अगर प्लस नहीं है तो पहला वाला तो डायरेक्टली रिजेक्ट हो गया कि भाई नहीं लगा सकते, क्योंकि इसमें तो यहाँ पे मॉड x प्लस मॉड y हो, प्लस तो चाहिए ना, फॉर्मेट आप नहीं चेंज कर सकते। मॉड के अंदर x कुछ हो प्लस फिर कुछ मॉड ऑफ y हो, इधर मॉड के अंदर x प्लस y हो, इन दोनों को ऐड करके ही आ रहा। ठीक, दूसरा चीज़, मान लीजिए यहाँ प्लस होता भी, अभी अगर होता भी तो भी हमको थोड़ा सा दिक्कत होता अभी फर्स्ट वाला फॉर्म अप्लाई करने में। क्यों? दूसरी दिक्कत क्या हो रही है कि अगर आप इसको कह रहे हैं x कैपिटल x और इसको भी अगर आप कह रहे हैं कैपिटल y, तो देखिए क्या दोनों को ऐड करके यार है, दोनों को ऐड करेंगे तो आना चाहिए 4x प्लस 1, तो दोनों को ऐड करके भी ये नहीं आ रहा है। तो पहला वाला तो रिजेक्ट हो गया डायरेक्टली कि भाई पहला वाला तो इसमें लग ही नहीं सकता कैसे भी, वो तो पहले ही यहाँ पे माइनस था तो डायरेक्टली रिजेक्ट हो गया कि वो तो हो ही नहीं सकता। बाकी और कुछ आगे चेक करने की ज़रूरत भी नहीं थी हमको, बट हम जस्ट एक ऑब्जर्वेशन के लिए देख रहे थे कि यहाँ पर जो क्वांटिटी है अभी वो इन दोनों को ऐड करके भी नहीं आ रही है। क्लियर हो? ठीक, अच्छा तो अब आते हैं दूसरे वाले पे। तो दूसरे वाले में माइनस लगा है बीच में, अब हमको कुछ वैसा फॉर्म दिख रहा है कि मॉड ऑफ सम x देन माइनस y। लेकिन फिर एक दिक्कत है कि यहाँ पर मॉड के अंदर अब पहला वाला रिजेक्ट हो गया, ये समझना है। दूसरा वाला हम लगाने के लिए सोच रहे हैं क्योंकि दूसरे वाले में बीच में माइनस है, तो हमने इसको अगर कुछ कैपिटल x कह दिया, इसको कुछ कैपिटल y कह दिया, तो मॉड ऑफ कैपिटल x माइनस मॉड ऑफ कैपिटल y ऐसा फॉर्म हमको दिख रहा है। ठीक,
बट यहाँ पर मॉडुलस के अंदर फिर से इसका और इसका सम आना चाहिए, तो इन दोनों को ऐड करके यहाँ पे आना चाहिए। यहाँ पे x प्लस वाई बनना चाहिए, बट क्या ये बन रहा है? क्या इन दोनों को ऐड करके ये आ रहा है? नहीं आ रहा है। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके आ रहा है। अगर आप ऑब्जर्व करिए तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करने पे बन जाएगा 3x माइनस एक्स 2x एंड 2 माइनस ऑफ माइनस 1 प्लस 3। मतलब बेसिकली अभी यहाँ जो लिखा है वो x माइनस वाई लिखा हुआ है। तो ऐसा तो उन्होंने कुछ पढ़ा ही नहीं है। पहली चीज़ वहाँ पे x माइनस वाई हो जाए, तो ऐसा तो उन्होंने कोई स्टेटमेंट डिस्कस ही नहीं किया। दो ही स्टेटमेंट है, मॉड x प्लस मॉड वाई, उधर मॉड के अंदर x प्लस वाई, इधर मॉड x माइनस मॉड वाई, तो इधर भी मॉड के अंदर x प्लस वाई। ठीक, अब क्या चीज़ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर इसमें बच्चे गलती करते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन में, मान लीजिए कि हम आपको बोलते हैं कि यहाँ पर चलिए ऐसे थोड़ी देर के मान लेते हैं, चलिए कि क्वेश्चन में हमने आपको बोला कि यहाँ पर नहीं, यहाँ पर x प्लस वाई है। अब आप इसको जैसे ऐड कर रहे हैं तो 4x प्लस 1 आएगा ना। मान लीजिए 4x प्लस 1 दिया होता, ठीक। हम आपसे पूछते हैं कि चलिए बताइए कौन सा स्टेटमेंट आप लगाएंगे, फर्स्ट वन की सेकंड वन, ठीक। तो अब आप कहते हैं कि नहीं भाई अब तो हम सेकंड वन लगा सकते हैं, क्योंकि मॉड x हो गया, माइनस भी आ गया, मॉड ऑफ y हो गया, और इधर भी मॉड के अंदर x प्लस वाई हो गया, तो अब तो हम सेकंड स्टेटमेंट लगा दें, ठीक। ये बात क्लियर भाई, मॉड x माइनस भी आ गया, मॉड के अंदर कुछ y भी हो गया, और इधर हमको RHS में मॉड के अंदर x प्लस वाई भी दिख रहा है, x प्लस वाई भी दिख रहा है। तो अब तो हम सेकंड वाला ही स्टेटमेंट लगाते हैं, क्योंकि हमको बिल्कुल सेकंड वाले स्टेटमेंट के फॉर्म में दिख रहा है। तो हम आपसे कहते हैं नहीं, आप इसमें अभी भी सेकंड वाला फॉर्म नहीं लगा सकते, ठीक। हम लोग अभी इसके बाद एक और क्वेश्चन करेंगे इस तरीके का क्वेश्चन। ऐसा भी अगर होता तो भी हम इसको फर्स्ट फॉर्म से ही कर पाते। अब वो कैसे करेंगे अभी हम आगे चल के देखेंगे। बट क्या चीज़ आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि जो सेकेंड फॉर्म है, अगेन ये उस फॉर्मेट में नहीं है, क्योंकि सेकेंड वाले का फॉर्मेट अगर आप देखिए तो मॉड x माइनस मॉड y के बाद एक ओवरऑल मॉडुलस भी तो है। नहीं, हमने जब पढ़ा था, स्टेटमेंट पढ़ा था, तो क्या हमने सिंपली ऐसे लिखा था? नहीं, हमने एक ओवरऑल मॉडुलस भी तो लगाया था। तो फॉर्मेट आपका एग्जैक्टली ये है। कहने का मतलब सेकेंड वाला स्टेटमेंट आप किसी क्वेश्चन में अप्लाई कर रहे होंगे या नहीं कर रहे होंगे, वो देखना सबसे आसान है, क्योंकि उसका फॉर्मेट तो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है भाई। मॉड x माइनस मॉड वाई, तब एक ओवरऑल मॉडुलस लगा होता, क्वेश्चन ऐसा होता, इसके बाद यहाँ पर एक ओवरऑल मॉडुलस भी लगा होता, तब हम कहते हैं कि भाई ये हमारा सेकेंड वाले स्टेटमेंट जैसे फॉर्म में, तब हम सेकेंड वाले से अपने इनइक्वालिटी को प्रोसीड करने के लिए सोचते हैं। बट अभी ये वैसे फॉर्म में नहीं है, यहाँ पर ओवरऑल मॉडुलस ऐसा नहीं लगा है। तो ऐसा नहीं केवल आपने माइनस देख लिया और उधर मॉड के अंदर x प्लस वाई आ गया तो आपने बोल दिया कि नहीं अब हम इसमें तो पहला वाला स्टेटमेंट सेकेंड वाला स्टेटमेंट लगा देंगे। नहीं लगा सकते आप। सेकेंड वाला लगाने के लिए ज़रूरी है मॉड x माइनस मॉड वाई के साथ एक ओवरऑल मॉडुलस होना बहुत ज़रूरी है। फॉर्मेट का ध्यान रखेंगे, मैं स्टार्टिंग से बोला है कि ट्रायंगल इनइक्वालिटी आप तभी लगा सकते हैं जब वो एग्जैक्टली उस फॉर्मेट को फॉलो करे, इसका LHS RHS है ना, जैसा है उसी तरीके के फॉर्म में दिख रहा है, तो ही आप कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे, ठीक। तो अब बात ये हो गई, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पर ओवरऑल मॉडुलस नहीं है, तो आप सेकंड स्टेटमेंट के लिए सोच ही नहीं सकते। सिंपली मॉड x माइनस मॉड y है, कभी भी सेकंड स्टेटमेंट के लिए आपको नहीं सोचना है जब तक ओवरऑल मॉडुलस नहीं लगा। जब तक ऐसा फॉर्म नहीं दिखेगा, हम किसी क्वेश्चन में सेकंड वाला फॉर्म सोचेंगे ही नहीं, सोच ही नहीं सकते, क्योंकि उस फॉर्मेट में है ही नहीं। बात समझे, फॉर्मेट एकदम एग्जैक्ट ऐसा होना चाहिए, तभी हम सेकंड वाले स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे। तो अब हम लोग वापस आते हैं क्वेश्चन पे, क्योंकि यहाँ पे 2x प्लस 3 था। अब बात ये है कि भाई माइनस है, बट सेकंड वाला फॉर्म लगा नहीं सकते क्योंकि ओवरऑल मॉडुलस नहीं है, और माइनस है तो पहला वाला फॉर्म नहीं लगेगा। तो अब क्या है कि अगर आप थोड़ा सा इसको सोचिए, थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं क्वेश्चन को, इस माइनस वाले टर्म को इधर ले जाते हैं। आई थिंक क्वेश्चन सबने लिख लिया है ना। इस माइनस वाले टर्म को इधर ले जाकर के प्लस करके लिख सकते हैं, ठीक। सारे क्वेश्चन में ऐसे ही करते हैं।
ये माइनस वाले टर्म को उधर ले गए और ऐड कर दिया। ठीक, क्वेश्चन वही है, क्या क्वेश्चन में कुछ चेंज हुआ? भाई जो टर्म इधर था माइनस उधर ले जाके प्लस कर दिया, क्या क्वेश्चन में कुछ चेंज आया? नहीं, क्वेश्चन को बस हमने थोड़ा सा रीअरेंज किया है, टर्म्स को थोड़ा सा इधर उधर शिफ्ट किया है, उससे ओवरऑल क्वेश्चन में तो कोई चेंज नहीं है। बट अब अगर आप क्वेश्चन को इधर से इधर देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि अब ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी का फर्स्ट स्टेटमेंट फॉलो कर रहा है। अगर आप इसको कह दीजिए कुछ कैपिटल X और इसको कह दीजिए कुछ कैपिटल Y, तो क्या इसको और इसको ऐड करके क्या यहाँ पर कैपिटल X प्लस कैपिटल Y लिखा हुआ है? क्वेश्चन को ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन जब हमारे सामने आए तो एक बार में देखने में लग सकता है कि हो सकता है वो किसी भी स्टेटमेंट को फॉलो नहीं कर रहा हो, बट उसको हम हो सकता है मे बी थोड़ा सा चेंज करके या थोड़ा सा रीअरेंज करके हम उसको फर्स्ट या सेकंड जैसे फॉर्म में चेंज कर पा रहे हो। हम क्यों चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि हमको पता है कि अब हम अगर इसमें केसेस बनाते, अगर हम ट्रायंगल इनइक्वालिटी नहीं लगा पाते तो इसमें हमको 4 केसेस बनाते तो हम लोग सॉल्व तो कर लेते, ऑब्वियसली आंसर भी हमको मिल जाता, बट बहुत टाइम टेकिंग हो जाता है ना। एंड ये चीज़ हम हमेशा बोलते हैं कि एग्ज़ाम में सिर्फ क्वेश्चन करना ही इम्पोर्टेंट नहीं होता है, एग्ज़ाम में हमेशा टाइम में क्वेश्चन करना इंपॉर्टेंट होता है। आपके पास एक फिक्स टाइम फ्रेम होता है, आपको 3 घंटे में ही 75 क्वेश्चन आपको कर लेना है ना, 25 इन ईच सब्जेक्ट, प्लस में नेगेटिव मार्किंग भी है। तो सिर्फ वहाँ पे क्वेश्चन करना ही बहुत कमाल की चीज़ नहीं है ना। क्वेश्चन तो मान लीजिए हम दिन भर लगे रहेंगे तो कैसा भी क्वेश्चन होगा कर ही लेंगे, बट वो क्या एग्जाम में हमारे लिए फ्रूटफुल होगा नहीं, है ना। तो हमको हमेशा हर क्वेश्चन के लिए जो शॉर्टेस्ट पॉसिबल तरीका है वो पता होना चाहिए। ठीक, तो क्वेश्चन करना ही इंपॉर्टेंट नहीं होगा जेई में, टाइम में करना। मैं हमेशा बोलता हूँ ये चीज़ कि हमेशा टाइम में क्वेश्चन करना इज इम्पॉर्टेंट। तो हमको हमेशा देखना होगा कि विच इज़ द बेस्ट शॉर्टेस्ट पॉसिबल मेथड टू सॉल्व अ गिवन क्वेश्चन। अब अगर हम इधर से इधर देख रहे हैं तो क्या इन दोनों को ऐड करने पे वो हमको मिल रहा है 3x 3 - 1 2। ठीक, अब आप इधर से इधर ट्रायंगल इनइक्वालिटी के लिए प्रोसीड करिए। तो क्वेश्चन को मैंने रीअरेंज कर दिया है। ठीक, अब आप चलिए खुद से एक बार प्रोसीड करिए। अब देखिए क्या पूछा गया पहले में, दो साइड का सम कब होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू थर्ड साइड। इधर ग्रेटर देन का साइन है ना, अब इधर से इधर ऑब्जर्व कर लीजिए, दो साइड का सम कब होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू थर्ड साइड। आंसर लिखते चले जाइए, है ना। चलिए नीचे लिखते चले जाते हैं, खुद से लिख लीजिए एक बार। चलिए जिन्होंने अभी तक नहीं किया था, हमने रीअरेंज कर दिया, क्या करना है ये बता दिया, समझ में आ गया सबको, है ना। अब इधर से इधर हमको ऑब्जर्व कर लेना, आंसर लिखते जाना है। वीडियो पॉज करिए, अगर आंसर नहीं लिखा है तो वीडियो पॉज करिए, फटाफट सारे केसेस का आंसर लिखिए। चलिए ओके, चलिए तो फर्स्ट केस में क्या पूछा गया कि दो साइड का सम कब होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू थर्ड साइड। तो कब होता है हर जगह, तो x बिलोंग्स टू r, ये फर्स्ट आंसर हो गया। ठीक, फिर सेकंड के लिए देखते हैं, दो साइड का सम कब होगा इक्वल टू थर्ड साइड। तो इक्वल टू के लिए कंडीशन होती है, क्या कंडीशन, कि आप जिसको भी x कह रहे हैं, जो भी आपका ये कैपिटल X है, जो भी कैपिटल Y है, इसका प्रोडक्ट हो जाना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इक्वालिटी के लिए कंडीशन, x और y जिसको हम कहेंगे, इसका प्रोडक्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेंगे वेवी कर्व से, हो जाएगा। हम डायरेक्टली आंसर लिख दे रहे हैं, -∞ से -3/2 यूनियन क्लोज्ड वन से इन्फिनाइट। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं थर्ड में क्या पूछा गया, दो साइड का सम कब होगा लेस देन द थर्ड साइड। तो दो साइड का सम तो कभी भी लेस देन हो जाए थर्ड साइड से, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। x बिलोंग्स टू 5 हो गया। ठीक, इसके बाद फोर्थ केस पे आते हैं। ठीक, तो फोर्थ केस में क्या पूछा गया, दो साइड का सम कब होगा लेस देन और इक्वल टू, है ना, क्लियर हमको, लेस देन और इक्वल टू पूछा गया। तो अगेन लेस देन और इक्वल टू हमको पता है लेस देन पॉसिबल नहीं होता है, इक्वल टू ही पॉसिबल है। तो इक्वल टू के लिए ही जो आंसर मिल रहा था वही सेम आंसर आएगा ना। तो इक्वलिटी वाला उन्होंने ऑलरेडी सॉल्व किया है, यही सेम आंसर हो जाएगा इसका भी, यानी कि x बिलोंग्स टू -∞ से -3/2
यूनियन क्लोज्ड वन से इन्फिनिट। उसके बाद फिफ्थ वाला देखते हैं। ठीक, अब जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे अभी पिछले वाले क्वेश्चन में, ये वाली चीज़ कि कब होगा दो साइड का सम ग्रेटर देन, है ना। तुमने क्या बोला, दो ही चीज़ें होती हैं, या तो ग्रेटर देन या इक्वल टू। इक्वल टू कहाँ पे हो रहा है देख लीजिए, तो इसके अलावा, इस x के अलावा जो भी x बच जाएगा वहीं पे ग्रेटर देन होगा। इसी में गलती करते हैं ना बहुत ध्यान से। दो साइड का सम ग्रेटर देन, तो हमको पता है दो ही चीज़ें पॉसिबल है, या ग्रेटर देन या इक्वल टू। इक्वल टू किस x पर हो रहा है हमको पता है, तो इस x के अलावा जो भी x बच गया है वहीं पर ग्रेटर देन आएगा। तो रियल नंबर में से आपको इतना पार्ट हटा देना है। ठीक, फिफ्थ का आंसर लिख दें, इतना पार्ट हटा देंगे रियल नंबर में से, तो क्या क्या बचेगा, बस -3/2 ओपन से लेकर के ओपन 1 तक का रीजन हमको मिलेगा। x बिलोंग्स टू दिस इंटरवल। ये हमारा आंसर हो गया। तो क्वेश्चन में अगेन क्या चीज़ बेसिकली इंपॉर्टेंट था, अब इस तरह के क्वेश्चन तो हम लोगों ने किए हुए हैं ना, इसके बाद आंसर लिखने में ऐसी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। फिफ्थ क्वेश्चन है जो हम लोग कर रहे हैं ट्रायंगल इनइक्वालिटी में। इंपॉर्टेंट था कि आप कैसे रीअरेंज कर रहे हैं, आप कैसे उसको ट्रायंगल इनइक्वालिटी के फॉर्म में ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब कि क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि हमको डायरेक्टली देखने में फर्स्ट या सेकंड फॉर्म में ट्रायंगल इनइक्वालिटी के दिखाई नहीं दे, बट उसमें हो सकता है कि हम उसको रीअरेंज करके, कुछ चेंज करके हम उसको उस फॉर्म में चेंज करना है, कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट कर पाएंगे तो आंसर लिखना बहुत आसान होगा, नहीं तो केसेस बनाएंगे बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन हम लोग और करते हैं इस पर। किसी भी क्वेश्चन में मैक्सिमम यही 5 केस बन सकते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन या एग्जैक्टली इक्वल टू, है ना। तो सारे पांचों केसेस हम लोग हर क्वेश्चन में डिस्कस कर ही रहे हैं, सारी चीज़ क्लियर होनी चाहिए। चलिए वीडियो पॉज करिए, क्वेश्चन नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करिए, खुद से ट्राई करेंगे। ठीक है, चलिए तो इसको देखते हैं। अगेन सेकेंड स्टेटमेंट आप नहीं लगा सकते क्योंकि ओवरऑल मॉडल जैसे हमको कुछ नहीं दिख रहा है ना, तो अगर लगेगा तो पहला ही स्टेटमेंट लगेगा, क्योंकि सेकेंड में वो मॉड x माइनस मॉड y ओवरऑल मॉडल जैसे ऐसा कोई इसमें दिख ही नहीं रहा हमको, तो ऑब्वियसली हम सेकेंड के बारे में तो सोच ही नहीं सकते। तो अभी हमको अगेन अगर होगा ये क्वेश्चन ट्रायंगल इनइक्वालिटी पर बेस्ड, तो फर्स्ट स्टेटमेंट से ही अगर होना होगा तो होगा। अब अगेन फर्स्ट स्टेटमेंट का फॉर्म देखते हैं, क्या वैसा फॉर्म है। ये हो गया x, ये हो गया y, तो यहाँ आना चाहिए था x प्लस वाई,
तो क्या x प्लस वाई यहाँ आ रहा है? क्या इन दोनों को ऐड करके आपको मिल रहा है? नहीं, क्योंकि ऐड करेंगे तो 3x प्लस 7 आना चाहिए, ऐड करके तो नहीं आ रहा है। सब्ट्रैक्ट, हम ऑब्जर्व करें कि इसको सब्ट्रैक्ट करके ही आ रहा है, मतलब इसको जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे देख x प्लस 3 जैसा बनेगा, तो यहाँ पे जो लिखा है वो x माइनस वाई लिखा है। लेकिन अगेन हम लोगों ने इसके लिए कुछ नहीं पढ़ा है, हम लोगों ने तो जो पढ़ा है उसमें तो मॉड x प्लस मॉड y और इधर मॉड के अंदर x प्लस वाई ही होना ही चाहिए। तो अगर x प्लस वाई नहीं है तो अब हम फर्स्ट स्टेटमेंट के लिए नहीं सोच सकते। अच्छा, कोई अगर सोच रहा है कि चलिए हम इस टर्म को इधर ले जाएं तो भी दिक्कत है। मान लीजिए आप इस x प्लस 2 को इधर ले आएंगे तो वहाँ प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस साइन के साथ हो गया। मान लीजिए किसी ने बोला कि चलिए हम ऐसे ले गए, जैसा उन्होंने पिछले क्वेश्चन में किया। कोई अगर वैसे सोच रहा है कि अब इधर से इधर लगाने के लिए सोचते हैं, तो भाई ये तो x हो गया और ये y हो गया, तो क्या इन दोनों को ऐड करके आ गया? हाँ, तो अब इधर x प्लस वाई बन गया। फॉर्म तो ऐसा हमको दिख रहा है? नहीं, क्यों? क्योंकि माइनस आ गया बीच में। प्लस है, ये गलती नहीं करेंगे। मॉड x प्लस कुछ मॉड ऑफ y हो, फिर उसके बाद इधर मॉड के अंदर x प्लस वाई हो। तो पिछले वाले क्वेश्चन में यहाँ माइनस था तो इसको इधर ले गए थे तो प्लस हो गया था, तो वैसे फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब इसमें यहाँ प्लस है, अब आप इसको अगर इधर ले जाएंगे तो ये इस फॉर्म से बिल्कुल ही हट जाएगा, यहाँ माइनस आने लगेगा। बात समझ में आ रही है? ये मॉड x हो गया माइनस मॉड ऑफ y हो गया ना, हमको प्लस चाहिए। तो हम इसमें टर्म को रीअरेंज नहीं कर सकते। टर्म को अगर हमने रीअरेंज किया तो वैसा फॉर्म तुरंत हट जाएगा, वैसा फॉर्म तो बन ही नहीं सकता फिर। तो इसमें हमको टर्म को रीअरेंज तो नहीं करना होगा, लेकिन हम क्या कुछ और सोच सकते हैं क्या? ये है x, हम कह रहे हैं ये है y, लेकिन अभी जो हमको मिल रहा है वो हमको मिल रहा है x माइनस वाई, लेकिन चाहिए हमको x प्लस वाई, है ना? अच्छा, अब एक चीज बताइए हमको, मॉड के अंदर हम कोई क्वांटिटी लिखें, मान लीजिए मॉड के अंदर हमने लिखा x और मॉड के अंदर हमने लिखा माइनस x, क्या इसमें कोई फर्क पड़ेगा? जैसे हम आपसे बोलेंगे कि चलिए 10 का मॉडुलस, इसका आंसर क्या आएगा? 10 आएगा। जब मॉडुलस के अंदर माइनस 10 लिखा है, इसका आंसर क्या आएगा? 10 ही आएगा भाई। 10 का भी मॉडुलस 10 होगा, माइनस 10 का भी मॉडुलस 10 होगा। तो क्या इससे फर्क पड़ा? कहने का मतलब मॉड के अंदर अगर कोई क्वांटिटी है तो इसमें अगर हम -1 से मल्टीप्लाई भी कर दें, इसको हम ऐसे भी लिख दें, तो भी इससे फाइनल आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा। भाई आपने लिखा 5 का मॉडुलस, हम बोल रहे नहीं, हम यहाँ पे -1 अंदर मॉडुलस के अंदर -1 हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, हम इसको -5 बना देते हैं। क्या इसके और इसके रिजल्ट में कोई अंतर होगा? 5 का भी मॉडुलस 5 ही होगा, -5 का भी मॉडुलस 5 ही रहेगा। कहने का मतलब मॉडुलस के अंदर जो भी क्वांटिटी है, इसमें अगर हम -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी इससे फाइनल रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। x का मॉडुलस -x का मॉडुलस सेम आएगा। 10 का मॉडुलस माइनस है, एग्जाम्पल से हमको क्लियर होना चाहिए। 10 का मॉडुलस क्या है? -10 का मॉडुलस क्या है? 5 का मॉडुलस क्या है? -5 का। क्या फर्क पड़ेगा? तो हमने यहाँ पे 5 में -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या फाइनल रिजल्ट में कोई फर्क पड़ा? नहीं। हमने 10 में यहाँ -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या कोई फर्क पड़ा? नहीं। मॉडुलस के अंदर, अब ये वाली बात हमको क्लियर होनी चाहिए, एंड इस क्वेश्चन का बेसिक कंसेप्ट यही है कि मॉडुलस के अंदर अगर हम किसी जो भी क्वांटिटी है मॉडुलस के अंदर जो भी लिखा है, वहाँ पर अगर हम मॉडुलस के अंदर -1 से इसको मल्टीप्लाई कर दें इस पूरी क्वांटिटी को, कोई फर्क नहीं पड़ेगा फाइनल आंसर में, कोई फर्क नहीं। तो हमने क्या किया कि भी जो हमारा सेकेंड टर्म है ना, वैसा क्यों कर रहे हैं आपको समझ में आएगा। हम कहते हैं कि चलिए इस पूरी क्वांटिटी में अंदर -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसको बना देते हैं -x -2 ऐसा। भाई पहले x + 2 था, हमने अंदर अब हमको ये तो समझ में आना चाहिए कि भाई मॉडुलस के अंदर अगर -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ओवरऑल, तो इससे फाइनली इसके रिजल्ट में इस क्वांटिटी के आंसर में फर्क नहीं पड़ता। ठीक, तो हमने क्या किया, अब ये जो टर्म को दिख रहा था इसमें अंदर पूरा -1 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो -1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन गया -x -2। ठीक, अब अगर आप इसको ऑब्जर्व करिए, अगर ये x लिखा है और अब आप -x -2 इस क्वांटिटी को, अब जो लिखा होगा इस क्वांटिटी को अगर आप y कहते हैं, तो क्या अब इसको और इसको जोड़कर ऐड करके ये बन रहा है। अब आप 2x + 5 में -x -2 ऐड कर लीजिए, तो 2x - x x 5 - 2 3 आ गया।
वैसा फॉर्म बन गया। ये अगर x है, इसको अगर आप y कह रहे हैं तो अब जो लिखा है उसको आप x प्लस वाई कह सकते हैं, जहां पर अब आपका y क्या है, वो x प्लस टू नहीं रहेगा, अब आपका जो y है वो है माइनस एक्स माइनस टू। इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक। तो अगेन हम देख रहे हैं कि हम क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करके हम इसको ट्रायंगल इनइक्वालिटी के फॉर्म में कन्वर्ट कर पा रहे हैं। पिछले में हम लोगों ने रीअरेंज कर लिया था, इसमें हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर अब -1 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हमको ऐसे दिखेंगे जिसमें हमको डायरेक्टली हो सकता है वैसा फॉर्म दिखाई ना दे, बट स्टिल हो सकता है कि हम उसको ट्रायंगल इनइक्वालिटी के फॉर्म में चेंज कर पा रहे हो। चेंज कर पाएंगे तो आंसर जल्दी लिख पाएंगे, नहीं चेंज कर पाएंगे तो केसेस बना के करेंगे, ठीक। चलिए, तो अब कैसे ट्रायंगल इनइक्वालिटी के फॉर्म में आए ये समझ में आ गया है ना। अब आंसर लिखिए फटाफट, चलिए वीडियो पॉज करिए, तुरंत इसके आंसर लिखिए। इसका बेसिक कंसेप्ट है मॉड x इक्वल टू मॉड ऑफ -x। मॉड के अंदर जो भी क्वांटिटी है उसको अगर हम -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इससे ओवरऑल इस क्वांटिटी में चेंज नहीं आता। चलिए आंसर लिखा जाए, इसको हटा देते हैं, क्लियर हो गया ये चीज़। तो पहले पार्ट में पूछा गया है कि कब होगा मॉड x प्लस मॉड y ग्रेटर देन, दो साइड का सम कब होता है ग्रेटर देन इक्वल टू, हर केस में। सेकेंड में पूछा गया कब होगा दो साइड का सम इक्वल टू। इक्वल टू के लिए कंडीशन होती है कि जो भी आपका कैपिटल X आपने माना है एंड जो भी आपका कैपिटल Y है, इसका प्रोडक्ट होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक। तो हम लोग ये भी कर से सॉल्व कर लेंगे, है ना। तो इसका जो आंसर आएगा ये -2 -5/2 तो आ जाएगा -5/2 से -2 क्लोज्ड, ऐसे ये भी कर से हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक। सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट का आंसर हम यहाँ लिख देते हैं। अब पूछा गया है कब होगा दो साइड का सम लेस देन और इक्वल टू थर्ड साइड। तो लेस देन तो पॉसिबल नहीं है, तो केवल इक्वल टू ही हो सकता है। तो जो आंसर इक्वल टू के लिए आ रहा है वही सेम आंसर इसके लिए आ जाएगा, सेम यही आंसर हमको मिल जाएगा, बिलोंग्स टू -5/2 से -2, ऐसा, ठीक। फोर्थ का आंसर यहाँ लिख देते हैं, दो साइड का सम कब होगा ग्रेटर देन द थर्ड साइड, ठीक। तो अब ग्रेटर देन के लिए बताया कि दो ही चीजें होती हैं, या तो ग्रेटर देन या तो इक्वल टू। तो कहाँ इक्वल टू हो रहा है देख लीजिए, रियल नंबर में से इसको हटा दीजिए, क्योंकि इसके अलावा जो भी x बच रहा होगा वहीं पे हो रहा होगा ग्रेटर देन, है ना। क्लियर होना चाहिए। अब ये थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग इस तरीके का। तो कहाँ इक्वल टू हो रहा है, इक्वल टू के लिए ये x हमको मिला, तो अब रियल नंबर में से इसको हटा देते हैं, -∞ से -5/2 ओपन यूनियन -2 से इनफाइनाइट ओपन, ये हो गया। इसके बाद फिफ्थ इसके लिए देखते हैं, तो दो साइड का सम कब होगा लेस देन द थर्ड साइड। कब होगा लेस देन, दो साइड का सम लेस देन, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। x बिलोंग्स टू 5, क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन और देखेंगे एंड देन ये हम लोग का मॉडल्स का लास्ट टॉपिक था। मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि मॉडल्स में तीन तरीके होते हैं क्वेश्चंस को प्रोसीड करने के लिए, या तो हम लोग प्रॉपर्टी से करेंगे, दूसरा केसेस। तो केसेस में भी दो तरीके के क्वेश्चन थे, एक सिंगल मॉडल्स है तो एक बार मॉडल्स के अंदर की क्वांटिटी को पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, एक से ज़्यादा मॉडल्स हैं तो कैसे हर क्वांटिटी को 0 से इक्वेट करके नंबर लाइन पे मार्क करके तब केसेस बनाते थे, मतलब ओवरऑल केसेस बना के हमको सॉल्व करना था। एंड थर्ड ट्रायंगल इनइक्वालिटी, ठीक। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग और करेंगे।
किसी भी क्वेश्चन में 5 केसेस हो सकते हैं, अगेन वो सारे केसेस, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन या इक्वल टू, सारे केसेस हैं यहाँ पर। ठीक, अब इसमें तो क्वेश्चन देख करके डायरेक्टली हम ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि ऑब्वियसली यहाँ पर हमको है ना मॉड एक्स माइनस कुछ मॉड वाई ओवरऑल मॉडुलस जैसा दिख रहा है। तो इसमें हमको सेकंड स्टेटमेंट से ही सोचना होगा, ट्रायंगुलर इक्वालिटी के सेकंड स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट क्या था एक बार हम वापस बता देते हैं। दो साइड का सम है ना, सॉरी दो साइड का डिफरेंस जो होगा दिस इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू द थर्ड साइड, ये हमेशा होल्ड करता है, दिस इज ऑलवेज ट्रू। ये ग्रेटर देन हो जाए ऐसा पॉसिबल नहीं था, और यहाँ पर इक्वल टू होने के लिए कंडीशन क्या थी कि आप जिसको भी x कह रहे हैं जिसको भी y कह रहे हैं इसका प्रोडक्ट आना चाहिए था लेस देन और इक्वल टू 0। सेकेंड वाले स्टेटमेंट में इक्वालिटी कंडीशन ये लिखवाया भी था, है ना। चलिए खुद से प्रोसीड करेंगे, क्वेश्चन नोट करिए, वीडियो पॉज करिए, आंसर लिखिए। चलिए तो इसका आंसर देखा जाए। दो साइड का डिफरेंस कब होगा लेस देन और इक्वल टू थर्ड साइड। अगेन पहले आप फॉर्म ऑब्जर्व कर लीजिए क्या वैसा है, मॉड के अंदर x कुछ y, तो यहाँ पर मॉड के अंदर x प्लस y ऐसा होना चाहिए। क्या इन दोनों को ऐड करके 2x प्लस 4, ठीक है आ रहा है। तो दो साइड का डिफरेंस कब होता है लेस देन इक्वल टू थर्ड साइड, ये तो हमेशा होता है, हमेशा। ठीक, फिर पूछा गया कब दो साइड का डिफरेंस हो जाएगा ग्रेटर देन थर्ड साइड, तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि दो साइड का डिफरेंस हमेशा आएगा या तो लेस देन या इक्वल टू। ये ग्रेटर देन हो जाए ऐसा तो किसी भी x के लिए पॉसिबल ही नहीं है। फिर थर्ड, दो साइड का डिफरेंस कब होगा इक्वल टू थर्ड साइड। तो अब यहाँ पर इक्वलिटी की कंडीशन क्या थी कि हम जिसको भी कैपिटल X कह रहे हैं जिसको भी हम कैपिटल Y कह रहे हैं इसका प्रोडक्ट जो आना चाहिए वो कैसा आना चाहिए। यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट में इक्वलिटी होल्ड करने की कंडीशन क्या थी कि जो प्रोडक्ट होगा वो होगा लेस देन इक्वल टू 0। अगेन वेवी कर्व से अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसका आंसर लिख सकते हैं, लिख देते हैं डायरेक्टली। ये हो जाएगा क्लोज्ड -3 से -1। ठीक, इसके बाद फोर्थ का आंसर यहाँ लिखते हैं। दो साइड का डिफरेंस कब होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू थर्ड साइड। तो हमको पता है कि दो साइड का डिफरेंस हमेशा कैसा होता है लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन तो पॉसिबल ही नहीं होता है, ये तो लिखा हुआ है 5। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू में तो फिर वही चीज़ है ना। अब ये सब खुद से समझ में आना चाहिए कि भाई ग्रेटर देन तो पॉसिबल ही नहीं होता यहाँ पे, तो ग्रेटर देन इक्वल टू में ग्रेटर देन पॉसिबल नहीं, तो इसके लिए तो हमको ग्रेटर देन के लिए तो कोई x मिलेगा नहीं, तो जो भी x आएगा जो भी आंसर आएगा वो केवल इस इक्वल टू वाले पार्ट के लिए मिलेगा। तो जो इक्वलिटी के लिए हमको x मिल रहा था सेम वही x यहाँ मिल जाएगा। ये सेम वैसे ही है जैसा हम लोग फर्स्ट स्टेटमेंट के लिए क्वेश्चन कर रहे थे। अब यहाँ पर ग्रेटर देन नहीं पॉसिबल है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू में ग्रेटर देन पॉसिबल नहीं है, तो जो आंसर आएगा वो केवल इक्वल टू वाले पार्ट के लिए हमको मिलेगा। ठीक, इस पे आता है दो साइड का डिफरेंस कब होगा लेस देन। तो अब हमको पता है कि दो ही चीजें पॉसिबल होती हैं यहाँ पर, दो साइड का डिफरेंस या तो लेस देन आता है या इक्वल टू आता है। और इक्वल टू कहाँ पे आता है हमको पता है, फिर से वही वाली चीज कि इक्वल टू कहाँ पे आता है हमको पता है, तो इसके अलावा जो भी x बच गया वहां पे लेस देन होगा। भाई दो ही चीजें पॉसिबल है, या तो ये, और ये किस x पर हो रहा है हमको पता है, इस x के लिए इक्वलिटी होल्ड कर रही है। तो इस x के अलावा अब बाकी जितने भी x बच गए वहां पर फिर ये आएगा। क्लियर हुआ। तो रियल नंबर में से हमको इसको हटा देना है, तो -∞ से -3 ओपन -1 से इन्फिनाइट। ठीक, दो साइड का डिफरेंस हमेशा होता है लेस देन या इक्वल टू। इक्वल टू कहाँ होता है उसी कंडीशन हमने याद की हुई है, वो हम लोग डायरेक्टली आंसर लिखते हैं उसका, है ना। तो इक्वल टू कहाँ हो रहा है देख लीजिए, उसके अलावा जो भी x बचेगा वहाँ पे लेस देन ही होगा, क्योंकि यहाँ पे दो ही चीज़ें पॉसिबल हैं, या लेस देन या इक्वल टू। तो इक्वल टू जहाँ पे हो रहा है उसके अलावा जो भी x बच गया है वहीं पे होगा लेस देन।
तो रियल नंबर में से केवल उस इक्वल टू वाले x को आपको हटा देना है। जहाँ पे भी इक्वल टू आ रहा था इसके लिए जो x मिला था इसको हमको रियल नंबर में से हटा देना है। क्लियर हुआ? तो मॉडुलस में केवल इतना ही है। हर तरीके के क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे विद ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। आज का लेक्चर हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं। थैंक यू।